नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे सफर पर चलेंगे जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये एक ऐसी समुद्री यात्रा थी जिसने यूरोप और भारत को समंदर के रास्ते से हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, इसकी जड़ ना एक बहुत ही सीधे से सवाल में है कि काली मिर्च जैसी एक मामूली सी दिखने वाली चीज भला इतिहास कैसे बदल सकती है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल उस महान सफर के पीछे की सबसे बड़ी वजह था, जो कह सकते हैं कि इतिहास के सबसे बड़े जुओं में से एक था। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और इसे ठीक से समझने के लिए हमें हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा, पीछे जाना होगा 15वीं सदी के यूरोप में। अब जरा सोचिए, ये एक ऐसी दुनिया थी जो आज से कितनी अलग होगी। एक ऐसी जगह जहां कुछ चीजें जिन्हें हम आज बहुत मामूली समझते हैं, वो किसी जुनून से कम नहीं थी। और वो चीजें क्या थी? मसाले। हाँ, बिल्कुल सच। उस जमाने में ना मसाले सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होते थे। सोचिए, उस वक्त फ्रिज तो थे नहीं, तो मसाले खाना सड़ने से बचाते थे, दवाइयाँ बनाने के काम आते थे। और सबसे बड़ी बात, वो समाज में रुतबे और अमीरी का सिंबल थे। मतलब जिसके पास मसाले, वो बड़ा आदमी। तो सवाल ये है कि एक काली मिर्च भारत से यूरोप तक पहुंचती कैसे थी? देखिए, ये कोई सीधी साधी यात्रा नहीं थी। ये एक बहुत ही लंबा और महंगा सफर था। ये भारत में शुरू होता, फिर जाता अरब व्यापारियों के पास, फिर मिस्र में उस पर टैक्स लगता और आखिर में उसे वेनिस के नाविक खरीदते थे। अब सोचिए, हर पड़ाव पर उसकी कीमत बढ़ती चली जाती थी। नतीजा, अरब और वेनिस के व्यापारियों की मसालों पर पूरी तरह से मोनोपोली हो गई और बेचारे बाकी यूरोप को मुंह मांगी आसमान छूती कीमतें चुकानी पड़ती थीं। तो जाहिर है, इस महंगे सिस्टम से कोई खुश नहीं था, बल्कि लगभग पूरा यूरोप ही परेशान था। लेकिन इस मोनोपोली को, इस एकाधिकार को चैलेंज करने की हिम्मत किसने की? वो हिम्मत की एक छोटे से लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी देश ने, पुर्तगाल। कह सकते हैं कि वो इस कहानी के हीरो बनकर उभरे, और उनके पास एक ऐसा डेयरिंग प्लान था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, पुर्तगाल का ये प्लान कोई अकेली घटना नहीं थी। ये उस दौर का हिस्सा था जिसे हम कहते हैं एज ऑफ एक्सप्लोरेशन या खोज का युग। ये एक ऐसा कमाल का समय था जब नई नई टेक्नोलॉजी और कुछ कर गुजरने की जिद यूरोपियन नाविकों को अनजाने अनजान समंदरों में उतरने के लिए उकसा रही थी। और हाँ, ये कोई रातों रात बना प्लान नहीं था। इसके पीछे दशकों की मेहनत थी, बेहिसाब पैसा लगा था और धीरे धीरे एक एक करके की गई खोजों का नतीजा था ये सब। सोचिए, उत्तरी अफ्रीका में स्यूटा की जीत से लेकर प्रिंस हेनरी द नेविगेटर की स्पॉन्सर्ड यात्राएं और फिर बार्थोलोम्यू डियाज का अफ्रीका के दक्षिणी कोने तक पहुंचना, हर एक कदम पुर्तगाल को अपने असली मकसद के और करीब ला रहा था। तो आखिर उनका मकसद था क्या? चलिए इसे समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा मकसद था पैसा। वो मसालों के व्यापार पर सीधा कंट्रोल चाहते थे। दूसरा, जियोपॉलिटिक्स। वो पूरब में अपने मुस्लिम कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ना चाहते थे। और तीसरा, थोड़ा दिलचस्प है, एक धार्मिक मकसद भी था। वो प्रेस्टर जॉन नाम के एक महान पौराणिक ईसाई राजा को खोजने का सपना देख रहे थे। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट था। मसालों का पूरा व्यापार दांव पर लगा था। दशकों की तैयारी हो चुकी थी। अब वक्त था उस बड़े जुए को खेलने का। तो चलिए अब शुरू करते हैं उस जबरदस्त और खतरनाक सफर की कहानी जिसने दुनिया का नक्शा दोबारा लिख दिया। तारीख थी 8 जुलाई 1497। 4 जहाज़ों का एक छोटा सा बेड़ा वास्को डी गामा की कमांड में लिस्बन के बंदरगाह से रवाना हुआ। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कि अंजाम क्या होगा। वे जा रहे थे बिल्कुल अनजाने पानी में। और जैसा कि सोचा गया था, ये सफर खतरों से खाली नहीं था। भयंकर तूफानों का सामना किया। अफ्रीका के पूर्वी तट पर जब वो मोजाम्बिक और मंबासा जैसे पोर्ट्स पर पहुंचे, तो वहां लोगों ने दुश्मनों जैसा बर्ताव किया। लेकिन फिर मलिंदी में किस्मत ने साथ दिया। वहां उन्हें एक तजुर्बेकार भारतीय गाइड मिला जो उन्हें हिंद महासागर के पार का रास्ता दिखा सकता था। और फिर महीनों के इंतजार और अनिश्चितता के बाद वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। 20 मई 1498 वास्को डी गामा का बेड़ा आखिरकार भारत के मालाबार तट पर कालीकट के बंदरगाह पर पहुंच गया। लेकिन अगर पुर्तगालियों को लगा कि मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। सच तो यह है कि भारत पहुंचना तो आधी लड़ाई भी नहीं थी। असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। कालीकट में जो हुआ, वो दो ताकतवर और अपने आप में कॉन्फिडेंट दुनियाओं का एक तनाव भरा और आगे चलकर एक विस्फोटक टकराव साबित हुआ। अब देखिए, सारी समस्या की जड़ थी एक बहुत बड़ी कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग। पुर्तगाली अपने दिमाग में कुछ और ही सोच कर आए थे। उन्हें लगा था कि वहां उन्हें ईसाई साथी मिलेंगे और मसालों का व्यापार करना बच्चों का खेल होगा।
लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। उनका सामना हुआ एक बेहद जटिल और विकसित समाज से, एक ताकतवर हिंदू साम्राज्य जिसे ज़ैमुरीन चलाते थे और जिसका पूरा मसाला व्यापार मुस्लिम व्यापारियों के एक मजबूत नेटवर्क के कंट्रोल में था। और बस यहीं से गलतफहमियों और झगड़ों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। पहली गलती, पुर्तगालियों ने एक हिंदू मंदिर को चर्च समझ लिया। दूसरी, डी गामा जो तोहफे लेकर आए थे वो ज़ैमरिन को बिल्कुल मामूली और सस्ते लगे। ऊपर से जो अरब व्यापारी वहां पहले से थे उन्होंने ज़ैमरिन के कान भरने शुरू कर दिए। और जब ज़ैमरिन ने कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क मांगा तो बात और बिगड़ गई। हाँ, ये सच है कि कालीकट में चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस एक यात्रा ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए अब नजर डालते हैं इसके दूर तक जाने वाले नतीजों पर। सबसे बड़ा और सबसे सीधा नतीजा क्या हुआ? सदियों पुरानी मसालों की मोनोपोली टूट गई, खत्म हो गई। अब यूरोप बिना किसी बिचौलिए के सीधे भारत से व्यापार कर सकता था। इस एक चीज ने दुनिया के व्यापार और पावर के समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया और यहीं से यूरोपीय साम्राज्यवाद के लिए दरवाजे खुल गए। लेकिन असर सिर्फ पैसों और राजनीति तक ही सीमित नहीं था। इसके बाद एक बहुत गहरा कल्चरल और कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। जैसे पपीता और अनानास, ये फल असल में दक्षिण अमेरिका के हैं, लेकिन इसी रास्ते से ये भारत पहुंचे। ये सिर्फ फलों का आना जाना नहीं था, ये विचारों का, सामान का और संस्कृतियों के एक नए ग्लोबल फ्लो की शुरुआत थी। और यहीं पर हम इस कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे उलझे हुए हिस्से पर आते हैं। सवाल ये है कि आज, इतने सालों बाद, हम वास्को डी गामा की विरासत को, उसकी लेगेसी को कैसे देखते हैं? एक नजरिया तो ये है कि डी गामा एक हीरो था, एक महान खोजकर्ता, एक ऐसा पायनियर जिसने दुनिया के दरवाजे खोले, अलग अलग कल्चर को मिलाया और एक नए ग्लोबल दौर की शुरुआत की। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जो कहीं ज्यादा क्रिटिकल है। ये नजरिया डी गामा को एक हमलावर के तौर पर देखता है, एक ऐसा आदमी जिसके सफर ने हिंसा, शोषण और उपनिवेशवाद के एक बेरहम दौर का आगाज किया। तो फिर वास्को डी गामा आखिर था कौन, हीरो या विलेन? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं छिपी है। और ये सवाल हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है, वो ये कि इतिहास के बड़े किरदारों की विरासत अक्सर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और उनके कामों का असर कई परतों में होता है। इतिहास कभी भी सीधा और आसान नहीं होता।